हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सैयद आसिफ बशीर चौधरी के हमरा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम सिर्फ दो इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, जिस तरह कि हमने वादा किया था, आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, और वो कहानी है साल 2017 की, जब मियां नवाज शरीफ को उनके ओहदे से हटा दिया गया था और इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में, यानी कि एहतसाब अदालत में, उनके खिलाफ एक केस बना हुआ था। वो केस का ट्रायल हो रहा था। उस ट्रायल के दौरान एक वीडियो आई थी, और वो वीडियो किसकी थी? एक आईएसआई के कर्नल साहब थे, उनकी थी, जो एक जज साहब से मिल के आ रहे थे। वो वीडियो बनाई थी आसिफ बशीर चौधरी ने। उस वीडियो की पूरी एक कहानी है, और वो कहानी है जिसके साथ बहुत सारे वाकयात छोटे छोटे जुड़े हुए हैं, जो आज तक सामने नहीं आए। आज आसिफ बशीर चौधरी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पूरी कहानी सुनाए। तो आइए आसिफ बशीर चौधरी से गुफ्तगू करते हैं। आसिफ, आप ठीक है? शुक्र है अल्लाह का, मैं ठीक ठाक, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आसिफ बशीर, आप बताएं क्या वाकया था, वो ज़रा तफसील से बताएं। एजाज, देखें, हम फील्ड में होते हैं, जर्नलिस्ट, हमारा काम है कि हमारे सामने जो भी वाकयात होते हैं ना, उनको हम उसको रिपोर्ट तो करते ही हैं, लेकिन हम बाज़ औक़ात ना ऐसी चीज़ों के विटनेस हो जाते हैं। बहुत सारी कौमी जो ऐसे वाकयात होते हैं जो बड़े तारीख़ी होते हैं। तो एक अजीब सा माहौल था जब से डीजीसी बने थे फैज़ हमीद साहब। आपको याद होगा कि ये सारा उस वक्त पनामा वाला पहले ट्रायल हुआ, फिर जेआईटी बनी, फिर जेआईटी के बाद की रिपोर्ट पे फिर एक बेंच बैठा, और फिर एंड पे मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया एक ऐसे पेपर के ऊपर जिसमें जो कि एक अकामा था, जो कि किसी वस्त एशियाई मुल्क का जो था, वो वहाँ पे जॉब का वो अकामा था, और वो किसी कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट था। उसके बाद मियां नवाज शरीफ का जो है वो मेफेयर फ्लैट्स का जो ट्रायल था वो स्टार्ट हो गया एहतसाब अदालत में। अवैस यूसुफजई उसकी कवरेज करते थे कोर्ट की प्रोसीडिंग की, जबकि मेरी बाहर ड्यूटी होती थी। और बाहर जिस वाक़े की तरफ आप बात कर रहे हैं कि बाहर एक आते थे, एक पहले भी एक साहब आए थे जिनके बारे में बाद में पता चला था कि वो कर्नल हैं और आईएसआई के कर्नल हैं। तो उस वक्त तो वो वीडियो नहीं चल सकी थी, वो उस दिन भी सादा कपड़ों में ही थे। तो मैं आपसे बात करूंगा, ये बात थी 2 अक्टूबर 2017 की। ये बड़ा ख़ास दिन इस लिहाज से था कि मियां नवाज शरीफ की पेशी थी। जो मीडिया पहले अंदर जा चुका था, उस मीडिया को भी एहतसाब अदालत के लोगों ने बाहर निकाल दिया, और उन्हें कहा जी कि एक नई लिस्ट बनेगी, और पहले से ही मीडिया को बाहर निकाल दिया। उसके बाद पुलिस के बहुत सारे लोगों को भी बाहर निकाल दिया गया, और रेंजर्स आ गई, और रेंजर्स ने सारा टेक ओवर कर लिया अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का प्रेमिसेस, और पुलिस वाले बाहर साइड पे खड़े हुए थे। उसके बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, और बहुत सारे वज़रा जो आते थे पेशी पे मियां साहब की, वो सारे आए, और उनको भी एंट्री नहीं दी गई। सेनेट के लोग आए, उनको भी एंट्री नहीं दी गई। कायदे अवान सेनेट में राजा फलक थे, काबीना के बड़े बड़े वजीर थे, हम सारे मौजूद थे, मैं भी था, आप भी थे, और वहाँ पे एक मेला लगा हुआ था, और किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, और सब हैरान थे कि वफाकी वज़रा को भी अंदर नहीं जाने दिया जाए। वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल थे। उसके बाद आखिर में वफाकी वज़ीर दाखिला, जो मुल्की सलामती का इंचार्ज होता है, दाखिली सलामती का जिम्मेदार होता है, वो आए। तो 15 मिनट तक उन्होंने टाइम देखा, गेट पे खड़े रहे, किसी ने गेट नहीं खोला। रेंजर्स खड़ी थी, उन्होंने तारुफ को कहा, मैं वज़ीर दाखिला हूँ एहसन इकबाल, यार गेट खोलो। आपको किसने कहा गेट नहीं खोलना? हम ये सब सुनते रहे, और लेकिन गेट नहीं खुला। उसके बाद वो मीडिया के पास गए, कैमरों की तरफ, और उन्होंने कहा जी कि ये जो रेंजर्स आई है, इसकी रिक्विजिशन हमने नहीं की, ये हमें नहीं पता किसने भेजी है, ये गैर कानूनी तौर पे यहाँ आए हुए हैं। और हमने देखा कि वहाँ पे फिर उसके बाद एक रेंजर्स के ब्रिगेडियर साहब आ गए, और उन्होंने भी उनसे कोई बातचीत की। तो मिनिस्टर साहब ने बड़ी नागवारी का इजहार किया कि स्टेट विद इन स्टेट मैटर है, और आपने ये रेंजर्स तो हमने बुलाई ही नहीं है। तो खैर ये बड़ा अजीब व गरीब उस दिन का माहौल था। खैर अदालती प्रोसीडिंग हुई, उसके बाद मियां नवाज शरीफ चले गए, हम जर्नलिस्ट जो हैं वो भी अपना काम ख़त्म करके जाने लगे। तो बाई चांस मेरी गाड़ी जो थी वो एहतसाब अदालतों के ज़्यादा करीब खड़ी थी, और बाकी दोस्तों की गाड़ियाँ वो जो हैं वो लेट आए थे, तो शायद उसके बाद सिक्योरिटी ज़्यादा आ गई, तो वो कुछ दूर खड़ी थी। तो मेरे साथ जो दोस्त थे उन्होंने कहा कि हम यहाँ से आपके साथ ही चलेंगे। तो हम एक वेट कर रहे थे, एक दोस्त का, हमारे आमिर अब्बासी साहब जो थे, वो एक बीपर दे रहे थे। मीनवाइल हमारे साथी थे सगीर चौधरी, उनको कॉल आ गई, और वो भी बीपर देने के लिए चले गए। इसी असना में मैं और अवैस यूसुफजई, जो मेरे कुलीग हैं जियो में, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, वो वहाँ पे मौजूद थे।
तो वो मुझे कहने लगे कि उन्होंने पीछे देखा तो उन्होंने कहा कि आसिफ ये यार आज वही कर्नल बाहर आ रही है देखो जो उस दिन आया था। जो ही उन्होंने ये बात की, अवैस यूसुफजई अवैस ने यूसुफजई उस दिन ने भी पॉइंट आउट जी, किया था जी। कि कर्नल आया हुआ है ये और वही इरफान बंदा है। हाशमी ने वो वीडियो बनाई। तो मैंने फ़ौरन चला और मैंने कहा इनको करते हैं फॉलो। तो मैं दौड़ा, तो उस वक्त जब मैं उनकी तरफ फ़ोन लेके दौड़ा, वो कर्नल साहब थे और उनके साथ एक सिविलियन एम्प्लॉय थे आईएसआई के। तो वो दोनों मुझे देख के, गाड़ी जो उन्हें लेने आई थी वो उसमें नहीं बैठे, वो थोड़े कंफ्यूज हो गए और वो बैक साइड की तरफ चल नहीं, पड़े। ये बड़ी अहम है कि आपने उनसे पूछा कि आप जी जी, नहीं क्या अभी कर मैं रहे हैं? वहाँ नहीं पहुँचा अच्छा, एजाज, अभी वहां नहीं पहुंचे। अभी मैं उनकी तरफ दौड़ रहा हूँ और वो मुझे देख के गाड़ी में नहीं बैठे बल्कि कोर्ट के ना बैक साइड पे वो चल पड़े हैं तेज़ी से। सूट पहना हुआ था उन्होंने। तो मैं उनके पीछे जाता हूँ और कैमरा ऑन किया हुआ है मैंने, और मुझसे कुछ फासले पे अवैस एक वीडियो बना रहे हैं, अवैस यूसुफजई, कि अगर मेरे से फ़ोन खींचा जाता है या कोई बदमज़गी होती है तो एक वीडियो उनके पास हो। तो वो बैकअप में बना रहे हैं वीडियो। और मैं पास जाता हूँ तो मैं कहता हूँ जी सर आपकी जज से मुलाकात कैसी रही। तो वो देखते हैं तो उनका चेहरा आ जाता है उसमें वीडियो में। तो उसके बाद वो डायरी सी निकाल के वो यूँ रख लेते हैं, कहते हैं जी मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई। मैंने कहा जी आपकी जज से मुलाकात हुई है तो आप ये बताएं आपने हमारी भी कोई बात की, हमें तो अंदर नहीं जाने देते। तो मैंने कहा आपका किस इदारे से तल्लुक़ है। इस तरह मैं उनसे सवाल करता रहा, उसके बाद वो बोले नहीं और वो साहब वहाँ से चले गए। मुझे ये पता था कि कोई बंदा आईएसआई का अफसर है, कर्नल है, और ये आके उस जज से मिलता है जो मियां नवाज शरीफ के मुकदमे की सारी प्रोसीडिंग कर रहा है। मोहम्मद बशीर नाम था जज का। तो जज मोहम्मद बशीर से ये मिल के आ रहा है और ये पहले भी आता है मिलने के लिए। मुझे ये बात पता थी। मैंने उस दिन का जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप था उसके अंदर वो वीडियो डाल दी। 2017 में व्हाट्सएप में डिलीट का ऑप्शन नहीं था। जब मैंने वो वीडियो डाली तो उसमें लाहौर के, कराची के और इस्लामाबाद के, ये कोई 5-6 दर्जन लोग थे उसके अंदर, डेस्क के, असाइनमेंट डेस्क के, कॉपी डेस्क के, फुटेज से रिलेटेड लोग थे। हमारे जियो का जो प्रोड्यूसर, व्हाट्सएप ग्रुप था, जियो का जो उस दिन की कवरेज का ग्रुप था, मैंने उसके अंदर वो फुटेज डाल दी। अब जब वो फुटेज उसमें डाल दी तो मुझे मेरे किसी अफसर का फ़ोन आया कि ये आपने बड़ी हमाकत की है, तो बड़ी सेंसिटिव फुटेज है और आपने इसमें क्यों डाल दी है। तो मैंने कहा जी मुझे तो इल्म नहीं था, मैंने तो आज की फुटेजेस क्योंकि सारी उसमें डाल लेते हो तो मैंने उसमें डाल दी। लेकिन अब वो रिमूव नहीं हो सकती थी क्योंकि 2017 में, अक्टूबर 2017 में कोई ऐसा व्हाट्सएप का फंक्शन नहीं था कि उसको आप डिलीट कर सकें। तो खैर वो फुटेज वहाँ पड़ी रही। हम उसके बाद सबके जब बीपर हो गए तो हम गाड़ी में बैठे, तो हम वहाँ से निकले और मैं दोस्तों को बता रहा हूँ कि यार आज हमने ये किया है, इस तरह वो कर्नल की वीडियो बना ली है और मैंने वो ग्रुप में डाली है। और उसके बाद हम एक दोस्त के फ्लैट पे चले गए, वहाँ हमने खाना शाना खाया। गर्मियों के दिन था, हम सारे थोड़ी देर के लिए सो गए। और मैं जब ऑफिस आया तो मुझे दफ्तर में कहा, उन्होंने कहा यार आपने ये वीडियो नहीं डालनी थी उधर ग्रुप में, ये तो बड़ी क्लासीफाइड किस्म की चीज़ है, तो ये आपने ना सिर्फ हाई अप्स को अलहदा से देनी थी। और मैंने कहा जी अब मैंने तो उसमें क्योंकि डाल दी है। तो ये वो दिन था जिस दिन ये सारा वाक़या हो गया। मुझे उस दिन इस वाक़े की ग्रेविटी का अंदाज़ा नहीं था, ठीक है, कि ये क्या सूरत हाल होगी ये वो। लेकिन हुआ ये कि शाम को असद अली तूर जो हैं उनके अकाउंट से वो वीडियो अपलोड होती है और वो ट्वीट होती है और वो कहते हैं जी कि ये देखें आज इस्लामाबाद में जो हैं आईएसआई के कर्नल मिले हैं जज मोहम्मद बशीर से। और फिर याद होगा एजाज आपको उस दिन जज साहब ने ना रेंजर्स की बड़ी तारीफ़ की अपने फैसले में कि उन्होंने बड़ी अच्छी सिक्योरिटी की है। जी हाँ, जी हाँ, ये भी आपको याद हो? जी याद है। तो खैर वो दिन गुजर गया। मुझे अंदाज़ा है, मैंने उसी तरह रूटीन में मैं आता जाता था और मुझे कोई वो नहीं था। लेकिन इसके ऊपर एक सोशल मीडिया पे बड़ा जो है वो ये जो है हाथों हाथ वायरल हो गई। और फिर शाहजेब खानज़ादा जो हैं उन्होंने भी अपने शो में रात को ये वीडियो चलाई। तो एजाज़ उसके बाद मुझे 20 अक्टूबर को मेरे कुछ दोस्त बताते हैं कि व्हाट्सएप कॉल करते हैं, मुझे कहीं बुलाते हैं, इधर ही कहीं दाएं बाएं हम बैठते हैं चाय के कप पे। तो वो मुझे कहते हैं जी कि आपकी इंक्वायरी हुई है इस सारे वाक़े की। और इससे पहले आईएसआई ने अहमद नूरानी पर अटैक अभी होना है। नहीं, वो भी नहीं हुआ है अभी 28 को। अच्छा, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं। उस वक्त ना मुझे
ये बताया गया कि मुझे उससे पहले आईएसआई की तरफ से रब्ता किया गया था एक सहाफ़ी के थ्रू, क्योंकि मेरा तो डायरेक्ट उनसे किसी लेवल पे कोई रब्ता नहीं है, तो और मैं रखता भी नहीं हूँ, अभी भी मेरा उनसे डायरेक्ट किसी लेवल पे कोई रब्ता नहीं होता, क्योंकि मैं जो है ये समझता हूँ कि जब कभी वो नाराज़ होते हैं तो फिर वो आपका ना कोई अच्छा देखते हैं ना बुरा, हाँ दीद लिहाज नहीं होता, तो मैं मैं उनसे रब्ता ही नहीं रखता किसी भी लेवल पे। उस वक्त भी किसी सहाफ़ी दोस्त के थ्रू मुझे कहा गया कि वो आपसे मिलना, यस यू नो द नेम बट मुनासिब नहीं उनका नाम लेना, तो मुझे उन्होंने कहा कि यार वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो मैंने ऑफिस बताया कि जी वो मुझे मैसेज दिया गया कि मैं मिलूं, तो मैंने राना जवाद साहब को बताया, तो उन्होंने कहा ठीक है आप उनसे कहें कि जो अफसर मिलना चाहते हैं उनके नाम और टेलीफोन नंबर दें, और दूसरा आपने उनके ऑफिस नहीं जाना। तो मैंने यही मैसेज वापस दिया, तो उसके बाद मुझे रब्ता नहीं किया गया, अपने तौर पर आगे पीछे से इंक्वायरी की गई। अब एजाज़ जो इंटरेस्टिंग बात है ना, ये इंक्वायरी जो है ये कंडक्ट करवाई थी डीजीसी फैज़ हमीद जो थे, और उन दिनों वो डीजीसी थे। ठीक, मैं तो उनका नाम भी नहीं जानता था। मुझे ये बताया गया कि एक डीजीसी हैं फैज़ हमीद, उन्होंने इंक्वायरी कराई है, यहाँ कर्नल लियाकत हैं, उन्होंने और उनके साथ एक और कर्नल हैं, और उस इंक्वायरी की फाइंडिंग ये है कि उन्होंने आपको गिल्टी करार दिया है कि आप हमारे कर्नल को स्पॉट करने के लिए वहाँ पे खड़े थे और आप नवाज शरीफ की कवरेजेस करते हैं, क्योंकि मैं एविएशन की बीट करता हूँ, वो जब आते थे एयरपोर्ट पे मैं बल्कि 2007 में जब वो डिपोर्ट हुए थे वो खबर भी एजाज मैंने दी थी, मुझे पता। तो मैं उनको एविएशन जब वो आते थे मैं कवर करता था, जाते थे, तो वो ये समझा गया कि शायद मैं नवाज शरीफ जो हैं उनके बड़ा कोई क्लोज हूँ और उनकी कवरेज, तो उन्होंने मुझे गिल्टी कर दिया। और अफसोस की बात यह है कि मैंने तो कोई फैब्रिकेटेड चीज़ तो नहीं, मैंने तुझे एक हैपनिंग हुई है वो दिखाई थी कि हमारे स्पाई ऑफिसर्स जो हैं उनका कोई काम बनता है कि वो सियासी मुकदमा सुनने वाले जजेस से मिलें और फिर जज अपने फैसले में लिखे कि बड़ा अच्छा आज ड्यूटी की अरेंजर्स फिर वो आगे लंबी खैर मुझे कहा गया कि आपकी फ़ाइल जो है वो ऑपरेशन विंग को दे दी गई है, और ऑपरेशन विंग जो है उसके पास फाइल जाने का मतलब यह है कि आपकी मुरम्मत की जाएगी, तो आपका अब इसके बाद गाड़ी इस्तेमाल करना और फ़ोन इस्तेमाल करना ये ख़तरे से खाली नहीं है, ये आप अपने रिस्क पे करेंगे। तो अगर तो आपका किसी मुल्क का वीज़ा है, अगर दुबई वगैरह का है, अगर वीज़ा है तो चले जाएं, नहीं तो दुबई वगैरह का वीज़ा आसानी से मिल जाता है, आप वहाँ चले जाएं। तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा, मैंने कहा यार मैं यहाँ से चला क्यों जाऊँ, मतलब उन्होंने कहा यार आप अगर उनके हाथ लगे तो बड़ा गुस्सा है कि आप उनके अफसर के पीछे कैमरा लेके दौड़ें। तो मैंने कहा यार मैंने तो अपनी ड्यूटी की है, मुझे स्पॉट पे कीवर्ड पे बंदा नज़र आया, मैं तो उसके दफ्तर तो नहीं गया या उसकी ड्यूटी में तो हायल नहीं हुआ, ये तो उसका जॉब नहीं है जो वो काम कर रहा है। खैर उन्होंने कहा कि चौधरी साहब आप इन बहसों को छोड़ें, आप यहाँ से निकलने वाली कोशिश करें। मैंने कहा यार मैं कहाँ जाऊँगा, मेरी फैमिली है, बच्चे हैं। उन्होंने कहा जी आपकी फैमिली को वो कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आपने कोई एटमी राज तो नहीं चोरी कर लिया कि सिर्फ आप पे पर्सनली गुस्सा है और आपको ज़रा साइज़ में करना है। तो मैंने कहा तो मैं कब तक बाहर रहूँगा यार, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मेरा इधर कैरियर है, मैंने तो इधर आना है। तो उन्होंने कहा यार, उन्होंने हंसते हुए मेरे दोस्त ने उन्होंने कहा यार एक गजनी दे हीरो ने पिछे कोई और रोले पैने ने तो इन्ना भुल जाना है, लेकिन इस टाइम तुसी अपनी स्किन सेव करो। तो क्योंकि वो जो दोस्त हैं वो इस लेवल पे हैं, वो इतने मतलब वो हैं कि मैं उनकी कोई भी बात वो नहीं समझता, उसको नॉर्मल नहीं, इग्नोर भी नहीं करता और नॉर्मल भी नहीं लेता। और फिर जिस तरह से वो मुझे बता रहे थे, उन्होंने ही मुझे बताया कि आपके 3 लोग जो पहले हैं ना, एजाज सैयद, अहमद नूरानी और फ़खर, इनकी फ़ाइलें ऑलरेडी ऑपरेशन विंग के पास, और आप में से इनकी भी मरम्मत की जाएगी और आप में से जो भी इनके हाथ लगा वो उसे फिक्स करे। खैर ये सारी सूरत हाल बड़ी परेशान कुन थी मेरे लिए कि आपके अपने मुल्क के ही इदारे जिनका काम कौमी सलामती है वो आप के पीछे लग जाएं, आपसे नाराज़ हो जाएं, जबकि मैंने तो कोई ऐसा मैं नहीं समझता था काम किया। खैर मैं आया ऑफिस तो एजाज वो ये 20 अक्टूबर 2017 का दिन है, मैं बड़ा अपसेट था। फिर मैंने एक मेल लिखी और उसमें मैंने ये लिखा कि ISI के DGC हैं फैज़ हमीद, जो मैंने वो वीडियो बनाई थी, उसके बाद उन्होंने एक इंक्वायरी कंडक्ट करवाई है, उसमें कर्नल लियाकत और एक और कर्नल थे, और उन्होंने सारी इंक्वायरी के बाद मुझे गिल्टी किया है और
उस रिकमेंडेशन के ऊपर फैज़ हमीद साहब ने मुझे मेरी फ़ाइल रिकमेंड कर दी ऑपरेशन विंग के, इसको सेट करें, इसको देख लें। तो मैंने फिर अपने दोस्त, करीबी दोस्त जो हैं अमाद भाई, उनसे जिक्र किया, साद भाई, उनसे जिक्र किया, इन दोस्तों से बात फारूक की। साहब से मेरे हाल में बात हुई थी जी, फारूक साहब के पास चौधरी पिंडी फारूक जाके साहब। हुई। जी, जी। यहाँ पे इनसे जब बात की तो इन्होंने कहा यार कि ये बात सही है या गलत है, आप इस तरह करें कि आप इसको सही मान के चलें और बेहतर यह है कि आप बाहर चले। मैं दोस्तों से मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि आप बाहर चले जाएं तो बेहतर है। तो और अब एक मरहला ये भी था एजाज़ के घर क्या बताया जाए, वालदा को क्या बताया जाए, फैमिली को क्या बताया जाए। अच्छा, मेरे पास खैर यूके का वीज़ा था तो मैंने ज़हन बना लिया कि चलो मैं कुछ टाइम के लिए यूके चला जाता हूँ। उन्हीं कोई 2 माह पहले मैं यूके से आया था, मेरे भांजे जुनेद की शादी हुई थी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, मैं महीना रह के आया था। अब दोबारा यूके जाना, फैमिली को भी समझाना, फिर मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट। खैर मैंने जब ये मेल लिखी और मैंने उसमें लिखा कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इसके ज़िम्मेदार जो हैं ये डीजीसी जो हैं फैज़ हमीद होंगे, क्योंकि इन्होंने ये रिकमेंडेशन दी है और मुझे या मेरी फैमिली को कोई नुकसान पहुंचा तो ये मेरी मेल आपके पास अमानत है। फिर रात को मुझे कांटेक्ट किया और मुलाकात की तो उन्होंने मुझे वो, क्योंकि अहमद नुरानी वाले मामले में भी आईएसआई के मीडिया के लोगों को मिले हुए थे और उन्होंने, आपको याद होगा 17 अक्टूबर 2017 को अहमद नुरानी जो हैं उनका ट्विटर हैंडल बंद कर दिया गया। जी ऐसे ही। तो वो इसीलिए किया गया था कि वो कौमी सलामती के इदारों ने फोर्स किया था, दबाव डाला था कि इनका ट्विटर हैंडल बंद किया जाए। तो खैर एजाज़ जब राना साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा यार कि उन्होंने आपका तो कोई जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि ये वाकया 2 अक्टूबर का था। आईएसआई वालों हाँ, से राना हाँ, जवाद साहब की बात हुई क्योंकि वो सुलह बात हुई, वो बात कर रहे थे कि हाँ। यार वो दबाव था, तो उन्होंने कहा जी कि उनकी सिर्फ ये डिमांड थी कि अहमद नुरानी का ट्विटर हैंडल बंद कराया जाए। तो हमने कोशिश की है कि मामलात को नीचे ले जाएं, हीट बढ़ रही है। ज़ाहिर आपको पता है 2014 का एपिसोड भी हो चुका था जियो के साथ, तो जियो के लिए भी बड़ा मुश्किल था इन सारे हालात में सरवाइव करना। और इवन एजाज़ देखें आप, फिर भी उसके बावजूद हम जो ट्वीट्स करते थे या जो स्टोरीज, ये बड़ी करेज की बात थी, इसी जियो पे चली ना ये फुटेज भी। तो खैर राना साहब ने कहा यार कि आपका तो जिक्र नहीं हुआ उस मीटिंग में। तो मैंने राना साहब को कहा, राना साहब ये क्योंकि इंटेलिजेंस इदारे ज़ाहिर है उनको मेरे से ज़्यादा पता है कि ये प्याज की तरह होते हैं, इनके एक तय के नीचे एक तय होती है। मैंने बताया सर इस तरह ये 3 लोगों की फ़ाइल और भी मीडिया, आपने उन्हें बताया हाँ, कि ये उसके पास है, ऑपरेशन विंग के पास है सर, मेरी फ़ाइल भी उधर है और मेरे ऊपर तो पर्सनल गुस्सा भी है ना कि हमारे अफसर के पीछे दौड़ा है। तो ये सारे बंदे जो हैं ये ख़तरे में हैं और अहमद नुरानी का फ़ख्र और आप। लेकिन आपने उस वक्त मुझे नहीं बताया। मैं फ़ोन पे किसी से बात नहीं कर सकता, ज़ाहिर है ये बात फ़ोन पे तो नहीं की जा सकती थी। और मैं ये बात जब हुई, इसके बाद मैं पिंडी गया, चौधरी फारूक साहब से बात की, उन्होंने भी यही मशवरा दिया, क्लोज दोस्त हैं, कि यार आप कहीं चले। नहीं वो जब आपने कहा कि अहमद नुरानी की भी फाइल चली गई है, हाँ हाँ, तो फिर राना साहब ने क्या कहा? राना साहब ने कहा यार कि उसका तो ट्विटर हैंडल 2 दिन पहले हमने बंद कर दिया है, तो उसका मसला तो हमारे नज़दीक तो सॉल्व है, क्योंकि ज़ाहिर है उन्हें तो यही कहा गया था कि ठीक है। तो वो ये, तो राना साहब ये समझ रहे थे कि वो वादा निभाया जाएगा, कि ज़ाहिर है अब हमने उसका ट्विटर हैंडल जो कि शख्सी आज़ादी के ख़िलाफ़ है, लेकिन इदारे ने कहा चले इनकी स्किन सेव होती है, तो वो इस गुड फेथ में वो किया गया कि यार आप थोड़ा ये ट्विटर हैंडल बंद कर दें, देखें हालात नहीं है इस तरह के। तो अहमद नुरानी साहब ने ट्विटर हैंडल बंद किया, आपको याद होगा बंद हो गया। जी। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा सर मेरी तो ये मालूमात हैं और मैं आपको, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो बहरहाल हमारे लायक क्या हुक्म है, इदारा क्या कर सकता है। तो उन्होंने कहा आपको 2 माह की छुट्टी है, आप कहीं पे अंडरग्राउंड रहें, बाहर ना निकलें कि आपके लिए कोई मसला बने, और हमारे लायक जो भी आप कोई चीज़ समझते हैं वो हमें बताएं, किसी और स्टेशन पे आपको भेज दें। तो मैंने कहा सर मेरा तो किसी और स्टेशन पे नेटवर्क नहीं है और इदारों का तो हर जगह नेटवर्क है, तो मैं देखता हूँ कि मुझे क्या करना है। तो खैर मैं जब दोस्तों से बात के बाद मैंने, अच्छा मुझे एक और भी बात कही गई थी कि अगर आपका एयरपोर्ट के रास्ते में भी आपको कहीं रोक, उन्होंने पता चल गया आप जा रहे हैं, तो वो रास्ते में भी रोक के आपको फिक्स करेंगे। ठीक, आप पे बहुत गुस्सा है। तो एजाज़ मैं घर गया, मैं सोच रहा था कि यार वालदा को क्या बताऊं, इस तरह की बात घर बताऊंगा तो बड़ा शोर मचेगा कि भई आप ख़तरे में हो या आपकी लाइफ थ्रेट है। तो मैंने खैर काफ़ी सोचने के बाद, अच्छा एजाज़ मैंने गाड़ी एक दोस्त के घर खड़ी कर दी
और अपना फ़ोन किसी एक और दोस्त के हवाले कर दिया बंद करके, और वो किसी और मुझे ये भी कहा गया था दोस्तों की तरफ से कि आपने रात को घर भी नहीं रुकना, ये ना हो कि आपको रात को घर से उठा लिया जाए, क्योंकि ऑपरेशन विंग के पास फाइल है तो वो उनकी मर्ज़ी है कि वो आपकी गाड़ी के नीचे कुछ लगा दें या आपको रास्ते में कहीं रोक लें या घर से ले जाएं। तो खैर मैं घर गया, मैंने वालदा को कहा कि मुझे ऑफिस एक ना स्पेशल असाइनमेंट पे भेज रहा है जो थोड़ी सीक्रेट है, और वो मैंने लंदन जाके ना सियासतदानों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना है, ठीक है, और ये क्योंकि खुफिया है थोड़ी, तो आपने किसी से जिक्र नहीं करना कि मैं इंग्लैंड गया हूँ, आपने सबको ये बताना है मैं कराची गया हूँ अगर कोई फ़ोन करता है या मेरा पूछता है। तो वालदा ने कहा खैर है, मैंने फिर बात बताई, लेकिन मैंने उन्हें एक्चुअल बात नहीं बता रहा था कि ज़ाहिर है वो घबरा जाएंगी, परेशान होंगी। खैर मैंने एजाज़ 22 तारीख को मैंने यहाँ से फ़्लाइट पकड़ी। जिस दिन मुझे लेने मेरे दोस्त चौधरी फारूक साहब मेरे घर आए तो मेरी गली में 3 फ़कीर बैठे हुए थे। अच्छा, और उस गली में तो कोई बंदा ही नहीं होता? अच्छा, वो गाड़ी ना आम रेजिडेंशियल जी इलाका है, हाँ। वहाँ पे एक फ़कीर भी नहीं बैठता नॉर्मल। अच्छा, वो आए मुझे लेने थे, लेकिन वो गाड़ी आगे खड़ी, आगे ले चले गए। मैं रात उन्हीं के साथ कहीं बाहर रहा था, सुबह घर गया था, ये बात हुई, कपड़े उठाए। वो दोबारा जब मुझे लेने के लिए आए तो उन्होंने गाड़ी वहाँ नहीं रोकी, वो कहीं आगे खड़ी कर, और वो फिर पैदल मेरे पास आए, दरवाज़ा नॉक किया, हमने देखा सुना, उनको अंदर बुलाया। वो जब आए तो उन्होंने कहा चोई साहब बाहर नाका लगा हुआ है। मैंने कहा कि उनका 3 फ़कीर बैठे हुए हैं। अच्छा, खैर मैंने सब वो तैयारी शारी की, तो अब ये हुआ कि हम पैदल यहाँ से जाएंगे और सामान साथ नहीं लेके जाएंगे, ताकि बाहर बैठे हुए लोगों को ये ना पता चले कि हम कहीं निकल रहे हैं। तो मैं और चौधरी साहब जब घर से निकले तो मैंने भी नोटिस किया कि वो अनयूजुअल था, 3 फ़कीर बैठे हुए हैं गली में, और सारे, मुझे तो शायद स्टेट ऑफ माइंड ऐसी हो, मुझे तो सारे ही वो कोई अजीब लग रहे थे। नहीं, और आपकी गली में तो फ़कीर आता ही नहीं है, कभी कभार कोई गुजर जाए, इस तरह तो होते नहीं कि बैठ के मांगे 3 बंदे, वहाँ तो इतनी गुजरगाह ही नहीं है। खैर एजाज़ वो ये था कि हम वहाँ से आगे पैदल आए, और जहाँ उन्होंने गाड़ी खड़ी की थी वहाँ से हम एयरपोर्ट गए। फिर उन्होंने अपने दूसरे भाई को कहा तो वो मेरे घर से बैग लेके एयरपोर्ट आए अलहदा गाड़ी में, और वहीं पे मुझे मेरा फ़ोन भी दिया गया, ठीक है। और वहाँ मैंने एयरपोर्ट पे फ़ोन ऑन किया, जब मेरी बोर्डिंग होगी तो मैंने फ़ोन ऑन किया, और इस हालात में मैं यहाँ से पाकिस्तान से गया। और मैं जब ये अरशद शरीफ वाला वाक़या हुआ ना, तो मैं वो कर्ब जान सकता हूँ कि जिसमें एक सहाफ़ी पाकिस्तान से बाहर जाता है तो क्या अपनी फैमिली को यहाँ छोड़ के, और इस डर के साथ कि जिस मिट्टी में मैं पैदा हुआ हूँ, जिस मुल्क में मैं पैदा हुआ हूँ, वहाँ पे मुझे ख़तरा है, ठीक है। तो बड़ी एक अजीब कैफियत होती है इंसान की। अहमद दुरानी साहब, मैं शाकर भी हैं बाहर। अच्छा एजाज़, मैं वहाँ गया, यकीन करें मैं वहाँ जाता हूँ यूके, मेरे दिन जो हैं वो हाथों से फिसलता है वक्त, लेकिन मेरा टाइम नहीं गुजरता था, ठीक है। वहाँ भी मैंने सिस्टर को बताया कि भी मैं एक स्पेशल असाइनमेंट पे आया हूँ, और मैं ना सिस्टर को बताने के लिए सुबह निकल जाता था, शाम को वापस आता था कि मैं काम करने गया हूँ। तो मैं चला जाता था लंदन में और इधर उधर घूमता रहता था, कुछ दोस्तों यारों से मिलता और शाम को वापस आ जाता। तो वहाँ मुझे मिले अल्लाह जन्नत में जगह दे वदूद मुश्ताक साहब, एक दिन बाई चांस मिल गए, मैंने बताया नहीं था। मैं जब भी वहाँ जाता हूँ लंदन मुलाकात होती थी। उस दिन भी मैं आजदा स्टोर में घूम रहा था, तो वो बाई चांस मुझे मिल गए, और वो उन्होंने कहा कि आप आए हुए, आप मुझे बताया नहीं है। तो मैंने उनके साथ फैमिली थी, मैंने कहा फैमिली छोड़ के आए। वो छोड़ के आए फैमिली मुझसे। मैंने खैर उन्हें बताया यार कि ये हालात थे, और तो उन्होंने कहा कि यार आप यहाँ भी ख्याल रखिएगा। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा यार यहाँ पे कुछ बलोच यहाँ से भी उठाए गए थे और उनका आज तक पता नहीं है। अच्छा। तो एजाज़ मुझे बड़ी हैरत हुई, लेकिन उन्होंने कहा खैर उनके ऊपर कुछ FIR थी और वो उनसे भागे हुए थे। आप पे कोई FIR तो नहीं, ज़ाहिर है यहाँ पे शेयर करना पड़ता है अगर कोई कोऑपरेशन हो भी इंटेलिजेंस का, तो आप पे क्योंकि कोई चार्ज उस तरह ऑफिशियल तो नहीं है ना। लेकिन खैर मैं मोहतात हो गया। तो अगले दिन मैं वहाँ पे नहा रहा था, तो एक दरवाज़ा नॉक होता है और सिस्टर मेरी कोई बातचीत करती है, तो मैं जल्दी ना मैं कोशिश करता हूँ कि मैं नहा के निकलूँ। तो मैं बाहर आता हूँ तो सिस्टर से पूछता हूँ कि कौन था, तो उसने कहा वो एक कोई हेल्थ सर्वे वाले आए हुए थे। तो मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा क्या पूछ रहे थे? उन्होंने कहा वो पूछ रहे थे आप कहाँ से आए हैं, कितने बहन भाई हैं, क्या ये। तो और वो 5 पाउंड का एक कूपन दे के गए हैं मुझे ना। अच्छा, मैं दौड़ा हूँ ना नीचे, फटाफट मैं आया हूँ नीचे, कोई भी नहीं। और फिर मैं वापस गया हूँ। मैंने कहा किसी इधर उधर फ्लैट से जो थे उनसे पूछा, किसी के घर वो नहीं गए, किसी के घर नहीं किसी के घर नहीं गए।
सिर्फ हमारे ही फ्लैट में हैं सिस्टर के, और उससे मालूमात नहीं है कितने बहन भाई हैं, कौन है, कहाँ कहाँ होते हैं। उसने बताया मेरा एक भाई आया हुआ है इधर, बाकी उधर हैं, यूँ होते हैं ये। तो मैंने फिर उसे थोड़ा सा सेंसिटाइज़ किया। मैंने कहा मैंने आपको कहा था कि मैं खुफिया असाइनमेंट पे आया हूँ, तो मुझे लगता है कि ये, तो मेरा ख्याल है कि आप भी अलर्ट रहिएगा, रात को इस तरह दरवाज़ा नहीं खोलना जब तक कि आप शोर ना करें, और मेरा भी यहाँ रुकना ठीक नहीं। तो खैर एजाज़ मैं वहाँ से फिर कोई एक दोस्त थे मेरे साउथ एंड ऑन सी, वहाँ चला गया। वहाँ 1-2 दिन रुका। वहाँ से फिर मैं लीड्स चला गया। मेरी तीनों सिस्टर्स वहाँ होती हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ वहाँ होते हैं, काफ़ी सारी फैमिली है मेरी यूके में। तो मैं खैर एक बड़ी सिस्टर है उनके पास था। मैं जब वहाँ पे था तो मुझे मेरे घर से फ़ोन आता है। ये मुझे यूके गए हुए कोई 22वां दिन है। नहीं, आपको ये पता चला कि 28 तारीख को? हाँ, अच्छा एजाज़ एक बात मैं मिस कर गया। जब मैं हीथ्रो पे उतरा ना, लंदन आया, तो मैंने एक मैसेज किया आज़र अब्बास साहब को जो हमारे एमडी हैं। अच्छा ये वाक़या 22 तारीख का। 28 अक्टूबर को अहमद नूरानी जो हैं उनको ज़ीरो पॉइंट पे लोहे के राडों के साथ मारा जाता है, और वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में जो है वो वहाँ पे तड़प रहे होते हैं। जब आप वहाँ गए हैं, मैं उधर पहुंच गया था, फिर हम हॉस्पिटल गए हैं। जी 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 जी। तो उस दिन फिर मुझे राना साहब कहते हैं कि आपने नहीं आना जब तक आपको हम ना कहें, आपने अब वहाँ से नहीं आना। क्योंकि आपकी बात दुरुस्त साबित हो जी, गई ना, जो आपने 3 बंदों के बारे में। उनका अकाउंट बंद होने के बावजूद उन्हें हिट किया गया, और देखें कि वहाँ पे हिट किया गया जहाँ पे कैमरे भी नहीं थे। ठीक है, उसके बाद फिर बड़ा ही डर्टी रोल होता है हमारे अपने साफियों के अंदर भी। आप देखेंगे खबरें आई कि लड़की के भाइयों ने मारा है, जी, जी, जी। किसी ने क्या बकवास की, किसी ने क्या बकवास की। बहरहाल फिर उसके बाद मुझे भी बाहर भेज दिया। हाँ, जबरदस्ती लेकिन बाहर आपको भेजा। जियो ने फ़खर को इसलिए बाहर भेज दिया कि आप लोगों की फाइलें जो थी और आप लोग खतरे में थे। और मैंने बड़ा रेजिस्ट किया, मैं बिल्कुल जा नहीं रहा था। वो राना जवाद साहब बिल्कुल मुझसे नाराज़ हो गए। शकील साहब का आया कि नहीं आपने जाना है, और मैं TLP का धरना कवरेज कर रहा था। मुझे वहाँ से गाड़ी में डाला गया और मेरे बारे में ऑर्डर किया गया कि आप गाड़ी में भी ये बैठा हुआ नज़र ना आए। फिर मुझे बाहर भेज दिया गया। फिर मैं बाहर महीना दुबई मेरा उन दिनों इत्तेफाक से अमेरिका का वीज़ा एक्सपायर हुआ था, फिर मैं दुबई में रहा। तो खैर एनी हाउ कमिंग बैक टू यू। हाँ एजाज, फिर ये हुआ कि मुझे ना 22वां दिन था वहाँ पे। ये आई थिंक कि ये 14 तारीख की बात है, नवंबर की। अच्छा, मैं जो फैज़ हमीद का और कर्नल लियाकत का और ये नाम अपनी मेल में लिखेगा, इस वक्त तक पब्लिक इनको नहीं जानती। हाँ सही है। पब्लिक इन्हें जानना शुरू हुई है जिस दिन ये तो नवंबर में जब मुआहिदा हुआ है ना, तो मैं उस मुआहिदे से पहले की बात कर रहा हूँ। अभी मैं 14 नवंबर की बात कर रहा हूँ। 14 नवंबर को मुझे मेरी वालदा का फ़ोन आता है। गालिबन वहाँ पे, यहाँ पे असर का वक्त है तकरीबन पाकिस्तान में, और वहाँ पे क्योंकि 4 घंटे का डिफरेंस होता है यूके में, तो मैं वहाँ पे कोई 12 के राउंड का वक्त होगा, कुछ थोड़ा कम या ज़्यादा होगा। तो मुझे वालदा का फ़ोन आता है कि ओए तू इधर क्या करके गया है। मैंने कहा जी क्या करके गया हूँ, क्या हो गया, खैरियत है। कहती हैं मुझे फ़ोन आया अभी। मैंने कहा किसका फ़ोन आया। उन्होंने कहा तेरे किसी दोस्त का फ़ोन आया है। मेरे से पंजाबी बोलती हैं मेरी वालदा। तो मैंने कहा क्या कह रहा है, क्या क्या फ़ोन आया। उन्होंने कहा तेरा दोस्त कहता सी कि तू जड़ा है ना कितने है, तो मैं क्या, मैं उते कराची है। कि तेरा दोस्त पूछ रहा था कहाँ हो, तो मैंने बताया तुम कराची हो। तो उसने कहा कि वो कराची नहीं है, वो इंग्लैंड गया हुआ है। तो उसने कहा कि वो कराची नहीं इंग्लैंड गया हुआ। तो तू इधर क्या करके गया, मुझे पंजाबी में वालदा। मैंने कहा जी मैं तो मैं आपको बता के आया हूँ, मैंने तो कोई चीज़ ऐसी की नहीं है। अब मैं वालदा को तसल्ली दे रहा हूँ। तो मेरी वालदा कहती मुझे सच्ची बात। मैंने कहा मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच्ची आपको बात बता रहा हूँ, मेरी कोई गोली नहीं मार रहा। मैं तो ये अपनी असाइनमेंट बस थोड़ी सी रह गई है, चंद दिनों बाद मेरी वापसी हो जाएगी, मैं तो रूटीन में आ जाऊँगा। अच्छा, मेरी वालदा ना ब्लड प्रेशर की मरीज़ा जो है ना वो थी उससे पहले भी। अब ये बात हुई, उसके बाद मैंने हाल अहवाल लिया। वो मुसलसल मेरे से बार बार इसी बारे में सच्ची बात है। मैंने कहा फ़ोन बंद हो जाता है। मगरिब की नमाज के लिए मेरी वालदा जब वज़ू कर रही थी ना, तो वो वज़ू करते करते ना वहीं पे गिर जाती हैं। मेरी मिसेस, भाभी, ये सारे दौड़ते हैं,
फ़ोन करते हैं, वो चौधरी फारूक साहब को, आपको तो मेरे भाइयों की तरह जी दोस्त जी हैं। जी चौधरी साहब बड़े ज़बरदस्त। चौधरी साहब फ़ौरन आ जाते हैं, वालदा को लेते हैं जहाँ पे पहले ट्रीटमेंट हो रही है डॉक्टर से, उनके वो कहते हैं जी इनको तो जो है ये ब्रेन हेमरेज हो गया है। ओए अब वो मुझे वहाँ से फ़ोन करते हैं, जब वो ये फ़ोन करते हैं ना कि चौधरी साहब वालदा नू ब्रेन हेमरेज हो गया, तो एजाज मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल, मुझे पता है कि वालदा को, कि वालदा ने मुझे जी, कॉल की है और कॉल क्यों की है ये भी मुझे पता है, और मैंने उनसे झूठ बोला है, और झूठ क्यों बोला है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं उनको, मुझे पता था कि वो इस तरह की बात से बड़ी अपसेट होंगी, लेकिन वो सोच सोच के अपसेट होगी। अब एजाज मुझे लगा कि मैं अपनी माँ का, ब्रेन हेमरेज ऐसा लफ्ज़ है कि इसमें आपको पता ही कम ही लोग बचते हैं, मुझे लगा कि मैं अपनी माँ का कातिल हूँ, अगर उन्हें कुछ हो गया तो इसका ज़िम्मेदार मैं हूँगा, मेरी हालत खैर होगी। खैर मैंने, डॉक्टर अदनान मेरे दोस्त हैं, वहाँ ग्लासगो में होते हैं, हम इकट्ठे स्कूल में पढ़ते रहे कि क्लास में, मैंने उनको फ़ोन किया, मैं रो रहा था, मैंने बताया, मैंने कहा यार मेरी वालदा को ब्रेन हेमरेज हो गया। उन्होंने वो, क्योंकि उन्हीं दिनों यहाँ पे शौकत खानम में ज्वाइन करने वाले थे, तो यहाँ कुछ इंटरव्यूज़ इनके शिफा इंटरनेशनल में भी हुए थे, उन्होंने कहा कि आप किसी तरह उन्हें शिफा पहुँचाएँ, वहाँ पे कोई एक इंजेक्शन लग जाता है शुरू के 2.5-3 घंटे में, तो वो स्कैन भी अच्छा हो जाएगा, तो आप फ़ौरन वहाँ भेजें। मैं चौधरी साहब को कहता हूँ, वो एम्बुलेंस में डालते हैं। अच्छा, खादिम रिजवी ने क्योंकि फैज़ाबाद बंद किया हुआ है, तो पिंडी से इस्लामाबाद का सफ़र कई कई घंटों में तय हाँ हो जी रहा है। ठीक हुआ। चौधरी साहब एम्बुलेंस में वालदा को डाल के कच्चे रास्तों से कहाँ कहाँ से, अल्लाह खुश रखे चौधरी साहब को, वो उन्हें लेके शिफा हॉस्पिटल पहुँच जाता है। मीनवाइल मैंने अमाद भाई को फ़ोन किया है, ऑफिस बताया है, ऑफिस से सलार साहब, हमारे एडमिन जी के जी लोग, ये सारे वहाँ पहुँच जाते हैं, अमाद भाई पहुँच जाते हैं, वालदा का एक स्कैन होता है, वालदा को वो इंजेक्शन लग जाता है जिससे 99% रिकवरी हो जाती है। टाइमली। अच्छा, मुझे जब ये रात को ये बात मुझे पता चला, हॉस्पिटल पहुंच गए, और मेरा पासपोर्ट वो क्योंकि छोटी बहन के घर था, चौधरी फयाज साहब के घर था, मैं वहाँ से लंदन गया, पास उठाया, मैंने सीट वापसी की, मैंने कहा मैं अब पाकिस्तान जा रहा हूँ, मैंने इधर नहीं रुकना, मेरी वालदा के साथ इतनी बड़ी वारदात बीत गई, मैं कैसे रुक सकता हूँ। मेरी तीनों बहनों ने भी सीटें करवा ली, टिकट करा ली, उन्होंने कहा हम भी साथ जा रहे हैं। अब सुबह जब मैं मैनचेस्टर से बैठ रहा था जहाज़ पे, तो मुझे अमाद भाई बात करवाते हैं वालदा से ना, तो रात को तो वालदा बिल्कुल लेफ़्ट साइड का था और बहुत शदीद अटैक था, लेकिन उस टीके के वजह से ना, क्योंकि उसमें बड़ी रिकवरी हो जाती है, तो ये एक हमारे नाज़रीन के लिए भी इसमें सीखने की बात है कि अगर कभी किसी को फालिज हो जाए तो पहले 2.5-3 घंटे बड़े अहम होते हैं, और आप किसी अच्छे अस्पताल चले जाएँ तो वहाँ पे एक ऐसा इंजेक्शन भी लगता है एजाज के फालिज वालों की तकरीबन 100% रिकवरी। तो खैर वो सुबह उन्होंने जब बताया तो वालदा बहुत बेहतर थी, और उन्होंने बताया कि वालदा का जो ब्लीड हुआ है ना, दिमाग के किसी ऐसे हिस्से में हुआ है कि फौरी तौर पे ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं है, तो वालदा की ज़िंदगी ख़तरे से बाहर है। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार वालदा की ज़िंदगी तो ख़तरे से बाहर है, लेकिन आपकी ज़िंदगी अभी भी ख़तरे में है, तो आप ना आएँ। मैंने कहा भाई मैं तो अब आऊँगा, मुझे कुछ है तोप के गोले से मार दे या गोली मार दे, मैं नहीं रुक सकता, कि ज़ाहिर है पीछे इतना। मैंने फ़ोन वहीं पे बंद कर दिया था फ़ोन अपना, और मैं पाकिस्तान आ गया, और चंद दिन बाद वालदा घर आ गई। मैं फ़ोन ऑन नहीं करता था एजाज़, अपनी गाड़ी नहीं इस्तेमाल करता था, दफ्तर को बताया, दफ्तर वाले शदीद नाराज़ हुए, लेकिन ज़ाहिर है वालदा का मसला था। अच्छा, मेरे ऑफिस ने इंसानी हमदर्दी, देखें इसको, यही बातें में मीर शकील साहब की याद रहती हैं, 2 माह की सैलरी मेरे अकाउंट में डाल दी कि ज़ाहिर है कि इसको वालदा के, और ये भी कहा कि इलाज के लिए या कोई एक्स्ट्रा पैसे भी चाहिए हो तो आपने मेरा रब्ता करना। तो मैं समझता हूँ बड़ा स्टैंड है अपने वर्कर के साथ, इस तरह जो आसिफ मैं अब आपको बताऊं कि मेरे ऑफिस की मैनेजमेंट ने लिया। उस वक्त बहुत बड़ा प्रेशर था। ये बात कहते हुए है, ये तो आप वाला वाकया हुआ ना, ये तो बाद हुआ, उससे पहले बहुत बड़ा प्रेशर था इनके ऊपर कि हमें निकालें, यानी कि हमें जॉब से ख़त्म कर दें। और प्रेशर कौन कर रही थी उस वक्त? आईएसआई कर रही थी, फौज कर रही थी, ठीक है। आईएसपीआर आसफ गफूर थे, इधर आईएसआई थी, फैज़ हमीद थे, ज़ाहिर है। तो एक बात जिसके ऊपर ना मैं कभी, अगर इनसे कोई इख्तलाफ भी होता है, नाराज़गी भी होती है, तो एक बात के ऊपर ना मैं सारी बात छोड़ देता हूँ कि बुरे तरीन हालात में ना
ये अपने जो साथ जर्नलिस्ट काम करते हैं उनको सरेंडर नहीं करते, उनको बिल्कुल छोड़ नहीं देते कि आप जाएं जी, आप नहीं, और उनका दिफा भी करते हैं। आप देखें ना, आप देखें हामिद मीर जो है उसके ऊपर, उनके ऊपर अटैक हुआ, उनके भाई की एक स्टेटमेंट आई, और जंग ग्रुप के साथ क्या नुकसान है जो नहीं हुआ, क्या नुकसान है जो नहीं हुआ, हर तरह का नुकसान हुआ, पर्चे हो गए, मालकान के ऊपर पर्चे हो गए। तो ये है कि इन्होंने छोड़ा नहीं। वो अलग बात है कि मीर साहब इनके बारे में पब्लिकली जो बातें करते हैं वो एक अलग इशू है, लेकिन इनकी ये कमाल है, इसमें कोई शक वाली बात ये कमाल है। मैं भी एजाज, आपको याद है उसके बाद एक दफ़ा सैलरी का इशू था, तो मैंने सबको कहा था यार मैं तो शायद आखिरी बंदा हूँगा, हाँ सही बात, कि मेरे मोशनों में से भी हैं इदारे वाले कि मेरे साथ बुरे वक्त में मेरी वहाँ पे HR से मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा जी घबराना नहीं, आप ये ना समझना कि आप यहाँ नहीं हैं, मुझे फ़ोन पे कहा गया, तो मुझे बड़ी एक तकवीत हुई। ऐसा ही। तो खैर एजाज़ मैं पाकिस्तान आ गया, मुझे ऑफिस ने कहा कि आपने घर से नहीं निकलना, और फिर 4-5 माह जब मैं सिक हो गया बिल्कुल, तो मैंने फिर राना साहब को कहा सर मैं ज़हनी तौर पे सिक हो गया हूँ, तो उन्होंने कहा कि यार अच्छा तू आ जा, लेकिन रेड जोन से बाहर तू इसकी असाइनमेंट नहीं लगानी डेस्क को, उन्होंने कहा इसको, और तूने 5 बजे यहाँ से चले जाना है घर डे लाइट में। तो खैर एजाज़ फिर एक, क्योंकि इस दौरान आपको पता है धरने के दौरान ही शौकत अजीज़ सिद्दीकी जो है उन्होंने नोटिस ले लिया, फिर एक वो वीडियो आ गई पैसे बांटने की, सुप्रीम कोर्ट में नोटिस हो गया, हमारी चीज़ें शायद हमारी फाइलें नीचे चली गई। वैसे भी जब आप पाकिस्तान से जाते हैं ना, तो फिर एक रिपोर्ट जाती है कि ये बंदा जो हमारे ऑपरेशन विंग के था ये मुल्क छोड़ गया, तो वो जब वापस जाती है तो कुछ गालियां दे के वो कहते हैं फलाना ढींगा भाग गया, ऐसे मैदान छोड़ के था ही ऐसा, शायद उनकी आत्मा को कहीं वहाँ पे भी तसल्ली होगी। तो खैर फैज़ हमीद साहब वो बंदे हैं जिन्होंने मुझे फ़िक्स करने के लिए, इंक्वायरी कराने के बाद मुझे फ़िक्स करने के लिए मेरी फ़ाइल ऑपरेशन विंग को भेजी थी। ये बात बताने के लिए मैंने आपको ये इतनी सारी लंबी ये स्टोरी सुनाई। खैर एजाज़ उसके बाद क्या हुआ कि मैं कोई 5-5.5 महीने के बाद ना मैं एहतसाब अदालत गया। तो एहतसाब अदालत गया तो उस दिन मियाँ साहब का केस था, तो मरीम नवाज़ भी आई हुई थी, मियाँ नवाज शरीफ भी आए हुए थे। तो जर्नलिस्टों ने मरीम को बताया कि वो जर्नलिस्ट आया हुआ है जिसने वीडियो बनाई है। तो वो मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी करेज का मुजाहरा किया है, और आपने एक जो हमारे साथ रियासती जबर हो रहा था आपने उससे बेनकाब से थैंक यू हम आपके शुक्रिया अदा कर। मैंने कहा जी कोई ऐसी बात नहीं। उन्होंने फिर जाके मियाँ साहब को बताया, तो मियाँ साहब भी क्योंकि हम जज साहब के सामने साइड पे खड़े थे, रश बहुत होता था कोर्ट में, और मियाँ साहब सामने बैठे हुए थे, तो उन्हें जब मरीम नवाज़ ने बताया तो वो भी आए मेरे से मिलने के लिए, स्पेशल अपनी नशिस्तें उठ के आए और मुझे बड़े इत्तेफाक से मिले, और उन्होंने कहा कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वो वीडियो बनाई जिसमें आपने बताया कि किस तरह रियासत के इदारे हमारे ख़िलाफ़ कर रहे हैं और जजों को भी वो करते हैं, आके डिक्टेशन देते हैं। तो मैंने कहा मियाँ साहब मैं जर्नलिस्ट हूँ और मेरी ये जॉब है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं जो देख रहा हूँ, जो हक़ाइक़ देख रहा हूँ वो लोगों को बताऊँ। तो अगर आपको फ़ायदा हो गया तो चलें अच्छी बात है। मैंने तो ना किसी के फ़ायदे के लिए बनाई है ना किसी के नुकसान, मेरा ये जॉब है और जर्नलिस्ट का काम है कि वो अपने गिरदो नवा में जो चीज़ें होती देख रहा है, अगर वो गलत हैं तो उसको रिपोर्ट करे, लोगों को बताए कि यार ये हो रहा है। उसमें फ़ायदा किसका हुआ, नुकसान, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं था। मेरी रिपोर्टिंग का ना ये मकसद था कि किसी को फ़ायदा हो किसी को नुकसान हो। मेरा ये जॉब है एज जर्नलिस्ट, मैं समझता हूँ कि मैं अगर कोई चीज़ देखता हूँ तो मैं उसको आगे हूबहू रिपोर्ट करूँ, और किसके साथ ज़्यादती हो रही है तो वो भी बताऊँ, और किसी के साथ कोई जुल्म हो रहा है तो वो भी दिखाऊँ। खैर वो वक्त बीत गया, फैज़ हमीद साहब बाद में DGI भी बन गए, हम बहुत सारी चीज़ें डरते डरते करते रहे, वक्त गुजरता रहा। अब जब फैज़ हमीद साहब अरेस्ट हुए हैं ना, तो मुझे बड़े दोस्तों ने कहा कि चौधरी साहब वो देखें आज वो बंदे ज़ेरे ताब। मैंने कहा यार मुझे वैसे तो फैज़ हमीद से कोई हमदर्दी किसी किस्म की नहीं है कि उन्होंने जिस तरीके से पावर अब्यूज़ की, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो उन्होंने रियासती जबर लोगों के ख़िलाफ़ किया, पर्सनल लेवल पे भी किया, शायद उन्हें कोई महकमाना इंस्ट्रक्शन भी हो गया, आई डोंट नो, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया वो मैं उसको ऐसा नहीं समझता कि मुझे उनसे कोई सिम्पथी हो। लेकिन मैं अगेन एजाज़ उस दिन भी कह रहा था कि हमें खुशी उस दिन होगी कि जिस दिन
हमारे सारे इदारे ये तय कर लें कि यार हमने अपने जो मुतय्यन हमारे आइन की हदूद के अंदर जो हमारी हदूद मुतय्यन है ना आइन के, हम उसमें रहेंगे, तो तब हमें खुशी होगी। आसिफ, ये जो कहानी है ना आपकी, और इस कहानी से और भी जुड़ी कहानी है, ये उन तमाम जर्नलिस्ट की मुख्तलिफ वेरिएशन के साथ कहानी है जो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं और मजबूरी में जाते हैं या जिनके ऊपर अटैक होता है। अहमद दुरानी हमारा दोस्त, वो भी इन्हीं हालात में गया, वो आल्दो के पढ़ने के लिए गया था। फिर जाहिर है आपको पता है उसने पापा जॉन्स की स्टोरी दी। यार एजाज वो हमारा जो एक जर्नलिस्ट पेरिस गया था यार, वो क्या नाम है उसका, मैं देखिए उसको पहली दफा ना एयरपोर्ट जाते हुए रास्ते में अटैक हुआ था, याद है आपको? जी मैं मुझे तो याद मुझे है, वो बात याद आ रही थी कि आप अगर रास्ते में भी हाथ लगे तो आपको फिक्स किया और इत्तेफाक से वहां पे भी मैं पहुंचा था। आप जी उसमें भी मैं उधर यार क्या नाम है उस लड़के का? मैं अभी इत्तेफाक से, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, फोन भी करते होते हैं। खैर एनी हाउ, अब देखें वजात एस खान, वो वहाँ पर हम किसी से इख्तलाफ कर सकते हैं। डॉक्टर मोईद पीरज़ादा, अगेन मैं उनसे इत्तफाक नहीं करता हूँ, या साबिर शाकर, ये सारे बैरून मुल्क क्यों गए? हर दौर में, ये हर दौर में होता रहा है ना। जी। ये आज देखें उनकी राय से आप मैं आपको हैं। बताऊं, अरशद शरीफ जो हैं उनकी बहुत सारी जो स्टोरीज है ना, अब जब पापा जॉन्स वाली स्टोरी आई थी, हाँ जी, उन्होंने, आपको याद है कि उन्होंने वो जी। खबर ब्रेक की कि जी ये गैर मुल्की नेक्सस है, मेजर गौरव जी, जी, है, जी, जी, और जी। पाकिस्तान का मीडिया हाउस है, और फ़ख्र हैं, और अहमद दुरानी है, और ये तो मुझे बड़ा गिला होता था। लेकिन अरशद से आप किसी बात पे इख्तलाफ करने का ये मतलब कि वो गोली तो नहीं डिजर्व करता था, उसका मुल्क था, उसको यहाँ प्रोटेक्शन होनी चाहिए थी। उसके साथ जो हुआ बड़ी ज्यादती है। अभी भी एजाज, जिस दिन अरशद शरीफ को जिस दिन वो आई है ना तस्वीर गोली लगी हुई, वो जो तस्वीर थी जो आई है, तो वो तस्वीर देख के मेरी मिसेज जो है वो रो रही थी, और उसने मुझे कहा कि तुम ये जर्नलिज्म छोड़ क्यों, तुम छोड़ दो जर्नलिज्म। मैंने कहा मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। उसने कहा ये हमारे जो सहाफ़ियों के बच्चे हैं, जो फैमिलीज़ हैं, वो किस प्रेशर में होते हैं ये शायद लोगों को नहीं पता। हाँ जी, ऐसे ही है। ठीक है ना, हमारी माएँ किस कर्ब से गुजरती हैं। अरशद शरीफ की वालदा को देखता हूँ तो मुझे अपनी माँ बड़ा दुख होता है। अरशद शरीफ की फैमिली है। आप देखें आसिफ, और अरशद शरीफ ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किए हैं जो जर्नलिज्म के मेयार के ऊपर नहीं पूरे उतरते, और वो बड़े काबिल इतराज़ प्रोग्राम है। मुझे उनसे बड़ा इख्तलाफ रहा, बड़ा इख्तलाफ है। लेकिन मेरे इख्तलाफ का कतई ये मतलब नहीं कि उन्हें कोई मारे, नुकसान पहुंचाए, या खुदा ना खास्ता जान से ही, या इवन उन्हें बाहर भी जाना पड़े। उन्हें बाहर क्यों जाना पड़े? उन्हें मुल्क में अपनी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। अभी देखें ओरिया मकबूल जान है ना, आज गिरफ्तार है, उनकी गिरफ्तारी के ऊपर मुझे कोई इतराज़ नहीं है। आपने कानून के मुताबिक उन्होंने चीफ जस्टिस के खिलाफ एक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया, उसके ऊपर बाकी मजहबी जमातें आ गई। आप बिल्कुल उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, और ठीक कर रहे हैं आप, देखें हम लेकिन आप किसी के लिए ये माहौल कर देंगे वो मुल्क से बाहर चला जाए। देखें कानूनी कार्रवाई के तो हम सब जवाब दें ना, कानून को जवाब दें। बिल्कुल हमारे साथ भी कोई कानूनी कार्रवाई करे तो इसमें कोई बुरी बात, हम कहीं से विक्टिम नहीं हो रहे। कानून के सामने हम जवाब दें, अपने कहे के, अपने लिखे के, अपने बोले के। मसला तब होता है जब कानून से मावरा कार्रवाई की जाती है, और फिर इसमें कोई एक नाम नहीं है। पाकिस्तान में तो अभी मई से लेके अभी तक आपको पता है कि 10 से ज़्यादा सहाफ़ी जो हैं वो मारे जा चुके हैं। अभी मई से लेके अभी ये हमारा सितंबर के महीने में 10 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं एजाज। और नेम कितने हैं, सलीम शहजाद ले लें, अभी हमारे शाहिद असलम किस हालात में, शाहिद असलम के साथ क्या हमारे कितने और इस तरह के दोस्त हैं। तो और शाह साहब आपके साथ जो गाड़ी की स्क्रीन तोड़ना, घर पे फायरिंग करना, और रास्ते में जो भी हुआ, वो ये सारी कहानी है। लेकिन मकसद ये है कि अब आपकी कहानी आसिफ सुनाना, मकसद ये था कि हमारे लोगों को पता लगे कि जर्नलिस्ट कितनी मुश्किल में काम करते हैं, और पर्टिकुलरली जब वो ताकतवर तरीन लोगों के ऊपर सवाल उठाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये कहानी जो है ये हम सुनाते रहेंगे, और कोशिश करते रहेंगे कि हर दौर के ताकतवर लोगों के बारे में फैक्ट्स के ऊपर रिपोर्ट करें, हालात रिपोर्ट करें, वाक़यात रिपोर्ट करें। तो उम्मीद है आज का शो आपको पसंद आया होगा। मुझे और आसिफ बशीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।